वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्लानिंग चैप्टर पिछली क्लास में स्टार्ट किया था। प्लानिंग का मीनिंग कवर किया हमने पिछली क्लास के अंदर। सो प्लानिंग इज व्हाट इट मींस टू डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। तो प्लानिंग में हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, गोल्स डिफाइन करते हैं और उन गोल्स को अचीव करने का मेथोडोलॉजी क्या होगा, गोल्स को अचीव करने का फ्रेमवर्क क्या होगा, ये सारा का सारा जो डिसीजन है वो कहाँ पे लिया जाता है, इन द स्टेप ऑफ प्लानिंग और इन द प्रोसेस और फंक्शन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के ऊपर जितने भी मैनेजमेंट के बाकी फंक्शंस हैं वो डिपेंडेंट हैं, जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दीज ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द फंक्शन ऑफ प्लानिंग। सो इफ द प्लानिंग इज स्ट्रांग, आपका मैनेजमेंट लंबे समय तक अच्छे से काम कर पाएगा, इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा। बट अगर प्लानिंग साउंड नहीं है, प्लानिंग अगर बहुत वीक है, तो डेफिनेटली जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसको सफर करना पड़ेगा, उसको दिक्कतें आएंगी। प्लानिंग जब भी हम करेंगे तो इसका मतलब हमें प्लान्स क्रिएट करने हैं। एंड ये जो प्लान्स हैं बच्चों, वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो हम बोलेंगे स्टैंडिंग प्लान्स या फिर हम बोलेंगे सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान ऐसे प्लान है जो लॉन्ग टर्म रेंज के लिए बनाए जाते हैं बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड दीज कैन बी यूज रिपीटेडली। बट सिंगल यूज प्लान ऐसे प्लान है जो शॉर्ट टर्म अप्रोच के लिए बनाए जाते हैं और इसको फ्रेम करने वाले होते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मिडिल लेवल एंड द सुपरवाइजरी लेवल, नॉट द टॉप लेवल। एंड ये फ्लेक्सिबल है, इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। जहां तक टाइप्स ऑफ प्लान्स की बात थी, हमने ऑब्जेक्टिव्स जो है अभी तक क्लास में कवर अप कर लिया था। नाउ बाय द ऑब्जेक्टिव्स वी मीन दैट द ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, दे शुड बी स्पेसिफिक, दे शुड बी मेजरेबल, दे शुड बी अचीवेबल, दे शुड बी रेलिवेंट एंड मस्ट बी टाइम बाउंड। यानी ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल डेफिनेट होने चाहिए। किसी भी इनडेफिनेट चीज को आप कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते हो। So increasing the profit, increasing the sales, increasing the customer base can never be your objectives. Objectives can be like increasing the sales by 10%, raising the profits by 20%, increasing the customers by 1000 and so on. तो ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? डेफिनेट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट? इतना सब कुछ डिस्कशन हमने पिछली क्लास तक किया था। ऑब्जेक्टिव्स के बाद में अब आते हैं बच्चों सेकंड टाइप ऑफ प्लान पे, दैट इज द स्ट्रैटेजी। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लान इज स्ट्रैटेजी। सो व्हाट इज स्ट्रैटेजी? अ स्ट्रैटेजी गिव्स यू द ब्रॉड गाइडलाइन, इट गिव्स यू द ब्रॉड फ्रेमवर्क विथ रिस्पेक्ट टू विच यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। यानी अगर मैं आपको बताऊं तो ऑब्जेक्टिव एक बहुत बड़ा प्लान है, बट ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुल बनाने के लिए या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो आपको प्लान चाहिए होगा, उस प्लान को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रैटेजी बोलेंगे। सो स्ट्रैटेजी विल गिव यू द ब्रॉड आउटलाइन। जो आपका आइडिया है, उस आइडिया की जो ब्रॉड आउटलाइन है कि कैसे कैसे काम होगा, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, किस तरह से हम रिसोर्स का एलोकेशन करेंगे उस प्लान को अचीव करने के लिए, दैट इज नोन एज व्हाट स्ट्रैटेजी। तो आप देखिए इस इमेज से आपको क्लियर हो रहा होगा, देयर इज एन आइडिया। उस आइडिया के पीछे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, किस तरह से प्रोडक्शन होगा, किस तरह से काम होगा, मीडिया का रिस्पॉन्स क्या होगा, सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, रिजल्ट क्या होगा, कितने टर्म के लिए करना है, कौन सा गुड बनाएंगे, सब चीजें हमारे दिमाग में है। उसका हमने पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। दिस इज सिंपली नोन एज व्हाट स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी क्या देता है आपको? स्ट्रैटेजी आपको ब्रॉड आउटलाइन देता है, आपको ब्रॉड कंटूवर्स देता है। ठीक है ना, ये सब आपको जो टर्म्स है ना वो लर्न होनी चाहिए, ब्रॉड आउटलाइन, ब्रॉड कंटूवर्स, क्योंकि इसी के ऊपर आप अपने केस स्टडीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक के अंदर आपको याद होगा, प्रिंसिपल्स पहचानना बहुत मुश्किल होता था, बट अगर आपने सेंटेंसेस को ढंग से रीड किया है तो आप आइडेंटिफाई भी इजीली कर सकते हैं। वैसे ही आपको ये वाली चीज यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी, यानी बहुत अच्छे से कंटेंट को रीड करना है जिससे आप पहचान पाए कि कौन सा पर्टिकुलर प्लान के स्टडी में डिस्कस किया गया है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स अस द ब्रॉड कंटूवर्स और द ब्रॉड आउटलाइंस ऑफ द फ्रेमवर्क टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। यानी ऑब्जेक्टिव्स के सपोर्ट में हम लोग क्या फ्रेम करते हैं बच्चों? स्ट्रैटेजी फ्रेम करते हैं। आइए बढ़े जरा स्ट्रैटेजी के बारे में। Strategy provides the broad outline or contours of an organization's business. It refers to the future decisions defining the organization direction and scope in the long run. Long run में organization का direction क्या होगा, scope क्या होगा,
उसको डिफाइन करता है क्या? स्ट्रैटेजी। A strategy is a comprehensive plan for accomplishment of the organizational objectives। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो आपने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है, दैट इज नोन एज व्हाट? स्ट्रैटेजी। और इसके 3 डायमेंशंस हैं। पहला डायमेंशन क्या है? डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है वो आप डिसाइड करेंगे। अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या काम करना होगा, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए। वो रिसोर्सेज मटेरियल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, वो रिसोर्सेज कैपिटल गुड्स के फॉर्म में हो सकते हैं, वो रिसोर्सेज लेबर के फॉर्म में हो सकते हैं, मशीन्स के फॉर्म में हो सकते हैं। क्या क्या चीजें हमें चाहिए होंगी उसको एलोकेट करना, दैट इज नोन एज व्हाट बच्चों? स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो हमें ये बताता है कि हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे बिजनेस के, वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कैसे अटेन करे जाएंगे, और कौन कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे। सो whenever a strategy is formulated, the business environment needs to be taken into consideration। जब भी हम स्ट्रैटेजी को फ्रेम करेंगे तो हमें बिजनेस के एनवायरनमेंट का ध्यान रखना होगा। एंड when we talk about the business environment, 5 things will come to our mind। वो 5 चीजें क्या है? एनवायरनमेंट कैन बी सोशली अफेक्टेड, लीगली अफेक्टेड, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड टेक्नोलॉजिकली। अच्छा, ये सब चीजें आपको पढ़ने के मिलेंगी इन द चैप्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी एनवायरनमेंट के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। आपको मैंने बताया था कि जब भी हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे वो एनिमल्स, प्लांट्स, उनकी बात नहीं कर रहे अपन। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज सिंपली द बिजनेस कंडीशंस दैट अफेक्ट योर वर्किंग, राइट। तो वो सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, लीगल हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल भी हो सकता है। तो जब भी हम स्ट्रैटेजी फ्रेम करेंगे हमें ध्यान रखना पड़ेगा बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में कि कौन कौन से चेंजेस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं जिसकी वजह से आपके बिजनेस की वर्किंग को इम्पैक्ट हो सकेगा। Major strategic decisions will include decision like whether the organization will continue to be in the same line of business or combine new lines of activity with the existing business or seek to acquire a dominant position in the same market। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं स्ट्रैटेजी के डिसीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि क्या हम सेम लाइन ऑफ बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्या हम और नया डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, क्या हम नए प्रोडक्ट्स एंड नई सर्विस को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, या फिर हम अपने एग्जिस्टिंग काम के अंदर एक डोमिनेंट पोजीशन, लीडरशिप अटेन करना चाहते हैं। ये सब किसका रोल है? स्ट्रैटेजी का रोल है। बात समझ में आई? अभी आपको कॉपी नहीं करना, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दूंगा स्ट्रैटेजी के, उसके बाद में आप कॉपी करेंगे। ठीक है, ध्यान रखें स्ट्रैटेजी जो है वो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। चलिए मैं आपको स्ट्रैटेजी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। इट इज रिगार्डिंग द फेसबुक एंड इंस्टा। सबसे पहले इंस्टाग्राम एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म हुआ करता था। 2012 के अंदर फेसबुक ने इंस्टाग्राम को अक्वायर किया था। यानी इंस्टाग्राम जो था इट वाज ओरिजिनली नॉट अ वेंचर ऑफ मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग का वेंचर क्या था? फेसबुक। इंस्टाग्राम किसी ने इंडिपेंडेंटली लॉन्च किया था, और जैसे ही इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे यूजर्स जो है आना शुरू हो गए, क्योंकि बेसिकली सभी लोग जो फेसबुक को जब शेयर करते थे, जब फेसबुक अपने पोस्ट को शेयर करते थे, तो फेसबुक का केवल एक पर्पस था, पिक्चर्स को शेयर करना। आजकल तो खैर फेसबुक के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स काफी पॉपुलर हो गए हैं, तो बहुत सारे आपको दिखते होंगे स्पॉन्सर्ड एड्स के नाम से। ठीक है, तो लोगों ने क्या करा, फेसबुक से शिफ्ट होकर इंस्टाग्राम पे जाना शुरू कर दिया। जब फेसबुक को ये बात रियलाइज हुई कि इंस्टाग्राम जो है वो काफी सारे उसके यूजर कैप्चर कर रहा है एंड पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन शेयरिंग देयर पिक्स इनटू इंस्टाग्राम अदर देन फेसबुक, तो फेसबुक ने सोचा क्यों ना इंस्टाग्राम को अक्वायर किया जाए। तो इंस्टाग्राम को अक्वायर किया फेसबुक ने बाय पेइंग $1 बिलियन। ठीक है, अ हेवी प्राइस। इंस्टाग्राम के पास उस टाइम पे ओनली 30 मिलियन यूजर्स थे, जो आज के टाइम पे हो गए हैं 1 बिलियन से भी ज्यादा। ठीक है, तो आप देखिए फेसबुक ने क्या करा, फेसबुक ने अपने ऑब्जेक्टिव को बनाए रखा। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि फेसबुक को अपने नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज करने ओवर द टाइम। कोई ना कोई टारगेट होगा उसके दिमाग में।
मार्क जकरबर्ग के दिमाग में कोई ना कोई टारगेट होगा कि नहीं, मुझे इतने यूजर्स चाहिए, राइट। उस बात को ध्यान में रखते हुए जब उसके यूजर घट रहे होंगे तो उसने क्या सोचा, क्यों ना इंस्टाग्राम को अक्वायर किया जाए। तो इंस्टाग्राम को अक्वायर करना स्ट्रैटेजी था। अब स्ट्रैटेजी क्या थी, डिटेल में अपन पढ़ते हैं। फेसबुक स्ट्रैटेजी इन अक्वायरिंग इंस्टाग्राम वाज टू कॉर्नर द फ्लेजिंग मोबाइल इमेज शेयरिंग मार्केट। 2012 के बाद से आप देखिए बहुत सारे मोबाइल कंपनीज भी आ गई और मोबाइल खरीदना सबके लिए बहुत सिंपल हो गया, बहुत सस्ता हो गया। तो बोल रहे हैं कि मोबाइल इमेज शेयरिंग, मोबाइल के थ्रू लोग इमेजेस को शेयर करते हैं, उस मार्केट को पूरा कॉर्नर करना है, एक तरफा करना है। और वो एक तरफा किसमें हो गया, फेसबुक के अंदर। अब अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई पिक्चर शेयर करते हैं तो वो डायरेक्टली फेसबुक पे भी शेयर हो सकता है, क्योंकि दोनों सेम ओनर्स के ही प्लेटफॉर्म हो चुके हैं। हेज इट्स बेट्स फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, बोलते हैं अपने फ्यूचर ग्रोथ को सिक्योर करने के लिए इंस्टाग्राम को अक्वायर करना जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे, तो आगे जाके जो सर्वाइवल है वो खतरे में आ सकता है। तो उस टाइम पे अगर देखा जाए तो $1 बिलियन बहुत ही हैवी प्राइस था 2012 में, बट आज के जमाने में ये प्राइस हमें बहुत कम लगता है, क्योंकि अब आप देखिए फेसबुक जो है वो इंस्टाग्राम के जरिए भी काफी अर्निंग कर सकता है, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर भी हम लोग अपने एडवर्टीजमेंट, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो वो एड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये देखिए, ये स्ट्रैटेजी था। रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने आपको दिया किस तरह से फेसबुक ने अपने गिरते हुए यूजर्स बेस को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम को अक्वायर करा और फिर से वो पोजीशन अपनी मार्केट में क्रिएट करी जो वो खोने जा रहा था इन द ईयर 2012। बात समझ में आ गई? अब देखिए फेसबुक के पास में एक बहुत अच्छा एज है ओवर द अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एज वेल एज द अदर्स। गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट के पास में एज सच कोई ऐसा पॉपुलर इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है जितना किसके पास में है, फेसबुक के पास में, राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, द बेस्ट एग्जाम्पल, द इंट्रोडक्शन ऑफ जियो बाय रिलायंस। जब रिलायंस ने जियो को इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर अराउंड 2016, 2016 के एंड में जियो को इंट्रोड्यूस किया था। नाउ जियो हैड अ टारगेट ऑफ हैविंग 100 मिलियन कस्टमर्स, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। और अगर आप मुकेश अंबानी की स्पीच को सुनेंगे, उन्होंने स्पीच में क्या बोला था, देखना कितनी अच्छी स्पीच थी। जियो implies टू लिव एंड टू बी अलाइव टू एवरी पॉसिबिलिटी, ठीक है, जियो टू लिव। सो वर्ल्ड्स नीड फॉर वर्चुअल ऑक्सीजन, बोल रहे हैं ये जो वर्ल्ड है, आज के वर्ल्ड को चाहिए वर्चुअल ऑक्सीजन, और वो क्या है, डेटा। तो बोल रहे हैं जियो का टारगेट ये है कि वो इंडियंस की इस नीड को पूरा करे, और जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए इंटरनेट के थ्रू वो उसको अवेलेबल हो जाए, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। ऐसा मुकेश अंबानी ने स्पीच में कहा था। सो मुकेश अंबानी वांटेड 100 मिलियन कस्टमर्स बाय सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड। देखिए क्या स्ट्रेटेजी थी। The main objective of Reliance Jio is to create a digital world which will include all the digital functions such as telephoning services, internet, data, smart devices, music, TV shows, sports program, Jio apps like Jio Money, Jio Cinema, Jio TV, Jio Play, etc. जब जियो को लॉन्च किया गया था तो ओनली ऐसा नहीं कि सिम कार्ड सेल करे, जिसने भी जियो का प्राइम मेंबरशिप लिया उसको बहुत सारी एप्स फ्री के अंदर मिलती थी। जैसा आपने देखा जियो सावन म्यूजिक के लिए है, आजियो क्लोथिंग के लिए है, जियो की बहुत सारी एप्स हैं लाइक जियो मनी, जियो सिनेमा, आप मूवीज उसमें देख सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि सब कुछ हम एक ही जगह पर लाना चाहते हैं। तो रिलायंस ने क्या करा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करा। कितने का मालूम है, $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। $25 बिलियन की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी और सब कुछ फ्री में बांटना स्टार्ट कर दिया। यानी जब जियो के सिम कार्ड्स बांटे गए थे 2016 के अंदर, दे वर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड व्हाट वाज द टारगेट, 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन जस्ट 100 डेज। हालांकि आज के टाइम पे जियो का सब्सक्राइबर बेस 100 मिलियन से भी ऊपर है, बट 100 डेज के अंदर उनको 100 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए तो, और वो हो भी गए थे। तो आप देखिए हमने ऑब्जेक्टिव सेट करा, डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, 100 मिलियन सब्सक्राइबर 100 दिन के अंदर। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाई गई,
मुकेश अंबानी ने डिसाइड करा कि भाई अभी के टाइम पे जितने भी सब्सक्राइबर्स थे उनको दोनों चीजों के लिए पैसा पे करना पड़ता था। अगर कॉलिंग करना है तो उसके लिए पैसा पे करना है, और अगर डेटा चाहिए तो उसके लिए मनी पे करना है। बोले कंज्यूमर्स को दोनों चीजों के लिए पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। रिलायंस ने केवल एक ही स्कीम निकाली, बोले आप हमारा डेटा पैक खरीदो और कॉलिंग फ्री में कर लो। और आप देखिए आज के टाइम पे सारी की सारी कंपनीज रिलायंस को फॉलो करती हैं। सबने अपने वॉइस कॉल्स बेचना बंद कर दिए, सबने वॉइस कॉलिंग फ्री कर दी। दे आर ओनली चार्जिंग फॉर द डेटा। बोलता है 599 रुपीज का 3 मंथ्स का आप डेटा पैक ले लो, उसके अंदर आप कॉलिंग अनलिमिटेड कर सकते हो। तो ये जो ट्रेंड है वो किसने इंट्रोड्यूस करा? रिलायंस ने इंट्रोड्यूस करा। तो मुकेश अंबानी फेल्ट दैट पीपल शुड आइदर पे फॉर द इंटरनेट और फॉर द कॉल्स बट नॉट फॉर बोथ। अब इसके लिए उन्होंने क्या करा, स्ट्रैटेजी क्या थी देखना, 3 रूल्स बनाए। बोलते हैं अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग टू एनी अदर नेटवर्क, एनी अदर नंबर दैट इज लोकल एंड एसटीडी। पहले के टाइम पे आपको मालूम है एसटीडी के लिए हमें अलग से चार्जेस पे करने पड़ते थे। अभी आज के टाइम पे जितने भी आपके आउट नेटवर्क कॉल्स हैं, एसटीडी कॉल्स हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। रोमिंग चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। आप पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रैवल करें, आपको सेम प्राइस पे करना है। साथ में आपको जियो की एप्लीकेशंस फ्री मिलेंगी अगर आप प्राइम मेंबरशिप को ऑप्ट करेंगे। इस तरीके इन्होंने क्या बनाई, स्ट्रैटेजी बनाई। और आप देखिए 100 डेज के अंदर 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा कर लिया। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझ में आ रहा है स्ट्रैटेजी का। ऑब्जेक्टिव को ऑब्टेन करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो आपने प्लान चॉक आउट करा बच्चों, उसको अपन क्या बोल देते हैं? स्ट्रैटेजी बोलते हैं। क्लियर? ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए जिससे आपको समझ में आया द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। हाईलाइटेड कंटेंट नोट करना है सबको।
फ्रेंड्स कॉपी कर लिया सबने? मूविंग टू द नेक्स्ट प्लान नाउ। चलिए, स्ट्रैटेजी के बाद में आता है पॉलिसी। और ध्यान रहे, जो पॉलिसी है वो स्ट्रैटेजी के विद इन एक प्लान है। जैसे ऑब्जेक्टिव के विद इन प्लान क्या आया? स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी के विद इन कौन सा प्लान आएगा? पॉलिसी। तो स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए, स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है बच्चों? पॉलिसी चाहिए होती है। ठीक है, ध्यान रखें, पॉलिसी इज डिफरेंट फ्रॉम द रूल्स, क्योंकि जनरली वी गेट कंफ्यूज बिटवीन द पॉलिसी एंड रूल्स। पॉलिसी आर नॉट द रूल्स, ठीक है ना, पॉलिसी आर द गाइडलाइंस। बात समझ में आ रहा है? देखो, स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी इज द ब्रॉड आउटलाइन और कंटूर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। बोलते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से फंक्शन करेगा, उसके जो ब्रॉड आउटलाइंस हैं, जो ब्रॉड कंटूर्स हैं, वो है स्ट्रैटेजी। ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं हमारे टारगेट्स के लिए, स्ट्रैटेजी बनाया जाता है ऑब्जेक्टिव को ऑब्टेन करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो प्लान है वो स्ट्रैटेजी है। ऑब्जेक्टिव आपका ब्रॉड बेस है कि आपको क्या चीज अचीव करनी है, आपको कहाँ पे पहुंचना है। और पॉलिसी उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए बनाई जाती है। तो पॉलिसी क्या है बच्चों? पॉलिसी ब्रॉड गाइडलाइन है, ठीक है ना। गाइडलाइन का मतलब आप फॉलो करें ना करें वो आपकी इच्छा है, आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। सो पॉलिसीज आर दी जनरल स्टेटमेंट्स दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं, ये गाइडलाइंस हैं, जो आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं या फॉलो नहीं भी कर सकते, वो आपकी चॉइस है। Policies provide a basis for interpreting strategy which is usually stated in the general terms। यानी पॉलिसी जनरल टर्म्स में होती है, बहुत बार हम पॉलिसी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। दे आर गाइड्स टू मैनेजर एक्शन एंड डिसीजन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी। देखिए, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गाइड है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिसी। If there is an established policy, it becomes easier to resolve the problems or issues। पॉलिसी हम क्यों बनाते हैं? ताकि अगर कोई भी तरह का हम सिचुएशन फेस करें, कोई प्रॉब्लम फेस करें, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पॉलिसी की मदद से आसान हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि पॉलिसी इज अ काइंड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। एक स्टैंडर्ड आपने क्रिएट कर लिया, एक मेजर आपने क्रिएट कर लिया, जो आप फॉलो करेंगे एवरी टाइम यू फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। There are policies for all the levels and departments in the organization ranging from major policy to minor policy। बोल रहे हैं जो पॉलिसीज हैं वो हर डिपार्टमेंट के लिए बनाई जाती है, और पॉलिसी मेजर भी हो सकती है, माइनर भी हो सकती है। सो व्हाट आर द मेजर पॉलिसीज दैट एवरीवन शुड नो? उसको हम क्या बोलते हैं? मेजर पॉलिसी। आपके कस्टमर्स को, आपके क्रेडिटर्स को, आपके डेटर्स को, हर किसी को उस पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए। और पॉलिसी माइनर भी होती हैं, जो बाहर वालों को नहीं, बट जो हमारा इंटरनल स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, उसको मालूम होना चाहिए। So policy will define the broad parameters within which a manager may function. The manager may use his or her discretion to interpret and apply a policy। यानी मैनेजर अपने खुद के तरीके से पॉलिसी को अप्लाई कर सकता है। डिस्क्रिशन का मतलब अपने अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है? डिफरेंस क्लियर कर पा रहे हो ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी और पॉलिसी में? ऑब्जेक्टिव आपको बताता है आपका ब्रॉड बेस, कहां पे आपको पहुंचना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या बताता है? ऑब्जेक्टिव को ऑब्टेन करने के लिए आपकी ब्रॉड आउटलाइन क्या होगी, आपका ब्रॉड फ्रेमवर्क क्या होगा। वहीं पे पॉलिसी क्या बताता है? स्ट्रैटेजी को इंटरप्रेट करने के लिए, स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने के लिए आपकी पॉलिसीज क्या होंगी, जो मेजर भी हो सकती है, माइनर भी हो सकती है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू अपन समझते हैं पॉलिसीज का मतलब। नाउ दिस इज द पॉलिसी एट वन ऑफ द स्टोर ऑफ मैकडोनल्ड्स। बोलते हैं अगर आप चिकन मैक नगेट्स ऑर्डर करते हैं मैकडोनल्ड्स के स्टोर पे, तो आपको जो सॉस है वो कितना मिलेगा? एक्चुअली क्या हुआ करता था पहले के टाइम पे, मैकडोनल्ड्स में जो सॉस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे अवेलेबल होता था, आप कितने भी सॉस के पैकेट्स पिक कर सकते थे। तो लोग क्या करते थे? सॉस के पैकेट ले लेकर अपनी जेब में भर के अपने घर पे ले जाया करते थे।
अभी मैकडॉनल्ड्स ने कुछ टाइम से जो सॉसेज हैं वो फ्री में बांटना बंद कर दिया। आप जितना ऑर्डर साइज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सॉस मिलेगा, ठीक है, यानी केचप मिलेगा। तो इनकी पॉलिसी क्या है कि अगर आप 6 पीसेस ऑफ चिकन मैक नगेट्स अगर परचेज करेंगे तो आपको 1 सॉस का पैकेट मिलेगा, 10 पीसेस पर 2 मिलेगा और 20 पर 3 मिलेगा। अब अगर आपको एडिशनल सॉस चाहिए तो आपको 25 सेंट्स पे करने पड़ेंगे, ठीक है। ये किसी फॉरेन कंट्री का पॉलिसी है, मैकडोनल्ड्स के स्टोर का। अब आप देखिए ये कौन सी पॉलिसी हो गई, मेजर पॉलिसी हो गई, हर कस्टमर को मालूम होनी चाहिए, राइट। बात समझ में आ रही है? तो ये एक पॉलिसी का एग्जाम्पल हुआ। और क्या पॉलिसी का एग्जाम्पल हो सकता है? अटेंडेंस की पॉलिसी। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो छुट्टी किस तरह से ले सकते हैं, उसकी पॉलिसी आपने बना दी। बोलते हैं अगर आप एक वर्किंग डे का ऑफ लेते हैं तो आपको 1 वीक पहले नोटिस देना होगा। अगर आप 2 से 5 दिन का छुट्टी चाहते हैं तो आपको 2 हफ्ते पहले नोटिस देना पड़ेगा। अगर आप 5 दिन से ऊपर की छुट्टियां चाहते हैं तो आपको 2 महीने का कम से कम नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, यानी 2 महीने पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपने छुट्टी बिना बताए ले ली तो क्या होगा? अगर आपने किसी एम्प्लॉय को नहीं बताया छुट्टी के बारे में, ठीक है, और आप नहीं आए तो क्या होगा? तो इन सब की आपने पॉलिसी बनाई हुई है। अगेन ये आपके लिए कौन सी पॉलिसी है? माइनर पॉलिसी है, क्योंकि ये आपके एम्प्लॉयज के लिए है। बट ये वाली पॉलिसी क्या थी? दिस वॉज द मेजर पॉलिसी। ऐसे आप देखिए फेसबुक की भी एक पॉलिसी है, उसकी डेटा की पॉलिसी, ये एक मेजर पॉलिसी है। जब भी आप फेसबुक पे साइन अप करते हैं तो साइन अप करते समय आपको वो काफी चीजों के बारे में पूछता है। अब जैसे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एक साथ है, जैसे आपने फेसबुक पे अकाउंट ओपन करा इसका मतलब ऑटोमेटिकली आप अपने अकाउंट को इंस्टाग्राम से भी लिंक अप करना चाहते हो, तो आपसे वो चीजें काफी सारी पूछता है। तो हम तो पढ़ते नहीं, हम बॉदर ही नहीं करते, बट वो बहुत सारा एक टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिसी बोलते हैं। हम तो फटाफट से उसको स्क्रॉल करके बस ढूंढते हैं वो यस का बॉक्स कहाँ है या टिक मार्क का बॉक्स कहाँ है, उसको करा और अग्री करा, एक्सेप्ट करा, आगे बढ़ गए। बट उसके अंदर ना बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं, तो ऐसे फेसबुक की डेटा पॉलिसी होती है। बहुत बार ऐसा नहीं होता कि हम बोलते हैं कि हमारा डेटा फेसबुक ने शेयर कर दिया, तो भाई उसने अपना आप शेयर नहीं करा, आपने उसको परमिशन दी है शेयर करने की। जब भी आप कोई ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आपसे स्टार्टिंग में पूछता है कि ये ऐप आपके कैमरा पर एक्सेस करना चाहता है, यस और नो, तो आप यस क्लिक कर दो पढ़े बगैर ही। वो है ये आपसे पूछता है कि आपके कॉन्टेक्ट्स को एक्सेस करना चाहता है, अगेन आप यस या नो क्लिक करते हो। वो आपके माइक्रोफोन को एक्सेस करना चाहता है, अगेन आप यस या नो क्लिक करते हो। ये सब क्या है? परमिशंस ले रहा है वो। तो आपके परमिशंस लेना और उसके फिर आपके कंटेंट को वो यूज कैसे करेगा, ये इसकी पॉलिसी है। तो फेसबुक आपके पोस्टेड पिक्चर्स को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है, उसकी पॉलिसी यहाँ पे है। अगेन इट्स अ मेजर पॉलिसी, आप चाहें तो उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए जो आपका प्लान है या स्ट्रैटेजी को इंटरप्रेट करने के लिए जो बच्चों प्लान है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिसी बोलते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव इज द ब्रॉडेस्ट, ऑब्जेक्टिव के अंडर क्या आया? स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी के अंडर क्या आया? पॉलिसी। सो पॉलिसी इज फॉर्म्ड टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, राइट। नोट डाउन करना है पॉलिसीज को अपनी कॉपीज में।
नोट डाउन कर लिया बच्चों? ध्यान रहे, पॉलिसीज फ्लेक्सिबल होती हैं, पॉलिसीज बिल्कुल रिजिड नहीं होती हैं। पॉलिसीज को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि मैनेजर अपना खुद का डिस्क्रिशन यूज कर सकता है पॉलिसी को इंटरप्रेट करने के लिए, पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए। सिचुएशन को देखते हुए पॉलिसी को हम चेंज कर सकते हैं। नोट कर लिया है? आइए एक बार तीनों बातों को हम कनेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी। मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल देता हूं और आपको बताऊंगा इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है, क्या स्ट्रैटेजी एंड क्या पॉलिसी है। लेट अस से कंपनी का मार्केट शेयर डिप हो रहा है पूरे मार्केट के अंदर, एंड वी अज्यूम दैट कि ये जो कंपनी है ये मोबाइल फोन्स बनाती है। तो एक मोबाइल फोन्स बनाने वाली कंपनी का जो मार्केट शेयर है मार्केट में डिप होता जा रहा है, और वो ये चाहता है कि वो अपने शेयर को रिटेन करे और 20% लीडरशिप उसको मार्केट में चाहिए। यानी अगर 100 फोन बिक रहे हैं मार्केट में, तो 100 में से वो चाहते हैं कि कम से कम 20 फोन्स जो हैं वो उस कंपनी के बिक जाएं, राइट? तो 20 फोन्स बेचना आउट ऑफ एवरी 100 फोन्स इन द मार्केट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाई जाएगी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या बनाई गई कि भाई मोबाइल फोन्स को बेचने के लिए हम प्राइस को अट्रैक्टिव रखना चाहेंगे। तो प्राइस को अट्रैक्टिव रखना उनकी पॉलिसी है। नए नए तरह के मॉडल इंट्रोड्यूस करे जाएंगे फोन्स के, और उसमें हर तरह के फीचर्स अवेलेबल होने चाहिए जो हमारे कॉम्पिटिटर्स के फोन के मॉडल्स में हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, स्ट्रैटेजी हो गई। अब स्ट्रैटेजी में लिखा है कि अट्रैक्टिव प्राइस पर मोबाइल फोन को बेचना है। तो अट्रैक्टिव प्राइस का इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, दैट कैन बी अ पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल हमने ये बोला कि भाई हम मोबाइल फोन्स को 20% के डिस्काउंट पर सेल करेंगे, चाहे सो उसका एमआरपी कितना भी क्यों ना हो। तो 20% का डिस्काउंट आपको ऑफर करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एमआरपी। ये आपकी क्या हो गई, पॉलिसी हो गई। यानी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने क्या बनाया, पॉलिसी बनाया। प्लस हम कस्टमर्स को बहुत सारे ऑप्शंस देंगे। अगर वो चाहे तो पेमेंट पेटीएम से कर सकते हैं, वो चाहे तो पेमेंट गूगल पे के थ्रू कर सकते हैं, वो चाहे तो कैश पेमेंट कर सकते हैं, वो ईएमआई पे ही परचेस कर सकते हैं। ये हमारी क्या हो गई बच्चों, पॉलिसीज हो गई। स्ट्रैटेजी को इंटरप्रेट करने के लिए जो आपने प्लान बनाया, दैट इज योर पॉलिसी। इज इट क्लियर? ये तीनों अब आप लाइन में रख के समझ पा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसीज। एनी डाउट टिल हियर? चलिए तो फिर इतना आपको रिवीजन करके आना है और टेक्स्ट बुक से रीडिंग लगानी है इन तीनों प्लान्स की। उससे पहले भी जो हमने कंटेंट कवर करा है वो भी आपको अपनी टेक्स्ट बुक से कवर कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक स्ट्रिक्टली रिवाइज करके आएंगे।